जय हिंद दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हम में स्वागत है। दोस्तों यह सेट 70वीं बीपीएससी पीटी का टेस्ट सीरीज नंबर 17 है। दोस्तों यह खौन जीएस रिसर्च सेंटर का क्लास का सेट है। अगर आप लोग सेट नंबर 16 नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, देखिए दोस्त, यह सेट जो हो जाएगा बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है। इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड कर्नवालिस के कार्यकाल से जुड़ा था। देखिए, लॉर्ड कर्नवालिस का कार्यकाल जो हो जाएगा 1786 से 93 के बीच था। देखिए 1786 से 93 के बीच में इनमें जो हो जाएगा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हो जाएगा यह श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन महाकाव्य हीर रांझा की रचना के साथ सबसे प्रसिद्ध रूप से जुड़ा है। देखिए हीर रांझा की रचना के साथ जो हो जाएगा वारिस शाह जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है बक्सर की लड़ाई के संबंध में निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है। देखिए बक्सर की लड़ाई 1764 में, बक्सर की लड़ाई जो हो जाएगा यह 1764 ईस्वी में हुआ था। यह अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और एक तरफ अंग्रेज था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसमें यही कथन मिलन है, सही मिलन है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, एक तरफ संधि दिया है, दूसरी तरफ वर्ष दिया है। देखिए इलाहाबाद की संधि जो हो जाएगा यह 1765 ईस्वी में हुआ था। फिर कहते हैं मद्रास की संधि। देखिए मद्रास की संधि जो हो जाएगा यह 1769 ईस्वी में हुआ था। फिर कहते हैं अमृतसर की संधि। देखिए अमृतसर की संधि जो हो जाएगा यह 1809 ईस्वी में हुआ था। गंडमक की संधि, देखिए गंडमक की संधि जो हो जाएगा, गंडमक की संधि जो हो जाएगा यह 1879 ईस्वी में हुआ था। देखिए 1 का 4 और बी का 3, सी का 1, 4 का 2। ऑप्शन नंबर सी इसका सही मिलान है। आगे देखते हैं, पांचवा नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन आर्थिक समितियों या आयोग से संबंधित था। फिर कहता है कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए इसमें आर्थिक समिति जो हो जाएगा मैकलेंगन समिति था और राष्ट्रीय योजना समिति था। देखिए यह दोनों समिति आर्थिक समिति से संबंधित था। देखिए मैकलेंगन समिति का गठन 1929 ईस्वी में हुआ था और राष्ट्रीय योजना समिति का गठन 1938 में हुआ था। 1 और 3 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। फिर कहता है छठा नंबर क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए खुदाई खिदमतगार का स्थापना जो हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा किया गया। इसमें से हो जाएगा यह उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के में एक अहिंसक प्रतिरोध आंदोलन था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं, सातवां नंबर क्वेश्चन कहता है सिविल सेवा अधिनियम 1861 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन सही है। देखिए इसे लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था। देखिए सही कथन है। इस अधिनियम में अनुबंधित सिविल सेवकों के लिए कुछ पद आरक्षित किए गए, लेकिन परीक्षा इंग्लैंड में और अंग्रेजी में आयोजित की गई थी। देखिए दोनों के दोनों कथन सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 1886 में लोक सेवा पर चिनसंग भर्ती की स्थापना के लिए कौन सा गवर्नर उत्तरदायी था। देखिए 1886 में कौन गवर्नर जनरल हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत सरकार अधिनियम 1858 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन सही है। देखिए इस अधिनियम के माध्यम से भारत का नियंत्रण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया था। देखिए सही कथन है। इस अधिनियम के माध्यम से द्वैध शासन प्रणाली निर्मित की गई। इसमें वायसराय और भारत सचिव के लिए अलग अलग उत्तरदायी का निर्धारण किया गया। देखिए ये गलत कथन है। कथन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है चार्टर अधिनियम 1853 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन गलत है। चार्टर अधिनियम 1859 के संबंध में कह रहा है, कौन सा कथन गलत है। देखिए, विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का पूर्ण सदस्य बनाया गया। देखिए, ये सही कथन है। इसके माध्यम से खुली प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली की शुरुआत की गई, ये भी सही कथन है। देखिए, दोनों का दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कहता है वारेन हेस्टिंग्स ने भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सुधार किया था। देखिए, वारेन हेस्टिंग्स ने अपने कार्यकाल के दौरान जो जगह राजस्व प्रशासन का पुनर्गठन और स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फिर कहता है 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित राजनीतिक संगठनों को उनके सही कालक्रम अनुसार में व्यवस्थित कीजिए। कहता है कौन सा सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, देखिए, इंडियन लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष द्वारा किया गया था। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1886 ईस्वी में दादाभाई नौरोजी द्वारा किया गया था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार इसका सही कालक्रम देख रहे हैं। सबसे पहले होगा इंडियन लीग सबसे पहले होगा 1, फिर होगा 3, फिर होगा 2, 1 3 2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है उदारवादियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन सही है। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से याचिकाएं, बर्ताव और अपीलों का उपयोग करके संवैधानिक सुधार प्राप्त करने का प्रयास किया था। देखिए, सही कथन है। उदारवादी के संबंध में उन्होंने ब्रिटिश शासन से भारत की तत्काल और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, ये गलत है। देखिए, वह तत्काल और तुरंत नहीं किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। केवल एक कथन सही होगा। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वदेशी आंदोलन के दमन के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम का प्रयोग किया गया था। देखिए, स्वदेशी आंदोलन के दमन के लिए इनमें से हो जाएगा। कहता है सही उत्तर का चयन करें। देखिए, राजद्रोह सभा अधिनियम 1967 में आया था, सही है। भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 में आया था, ये भी सही है। आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1908 में आया था, ये भी सही है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में आया था, सही है। देखिए, स्वदेशी आंदोलन के दमन के लिए ये चारों के चारों उपयोग किया गया था। इसका आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी या 1 2 3 4। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है प्लासी के युद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए, प्लासी का युद्ध हो जाएगा 23 जून 1757 को हुआ था। कथन नंबर 1 कह रहा है इस संघर्ष में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब के साथ फ्रांसीसी सेना थी। देखिए, ये गलत कथन है। फ्रांसीसी सेना नहीं थी, सिर्फ बंगाल के नवाब था। फिर कह रहा है युद्ध के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। देखिए, कथन नंबर 2 सत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन सही है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया गया, सही कथन है। 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, ये भी कथन सही है। देखिए, 1 और 2 कथन दोनों का दोनों सही होगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। कहता है कौन गदर पार्टी से सक्रिय रूप से जुड़ा था। देखिए, गदर पार्टी से सक्रिय रूप से सिर्फ रास बिहारी बोस जुड़ा था। ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, केवल 1। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना किया था। देखिए, भीमराव अंबेडकर जो हो जाएगा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना 1942 ईस्वी में किया था। फिर कहता है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 ईस्वी में किया था। देखिए, 2 और 3 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम अनुसार में व्यवस्थित कीजिए। कहता है नीचे दिए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। देखिए, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकना। देखिए, लॉर्ड हार्डिंग पर बम जो हो जाएगा
12 ईस्वी में फेंका गया था। ढाका अनुशीलन द्वारा बर्मा डकैती, यह 1908 में हुआ था। फिर कहता पूर्वी बंगाल एवं असम के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर की हत्या का प्रयास 1907 ईस्वी में हुआ था। इस अनुसार 3-2-1 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3-2-1 देखते हैं कहाँ है। देखिए 3-2-1 जो हो जाएगा यह ऑप्शन नंबर डी में था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में पोर्टोनोवा का युद्ध किससे संबंधित था। देखिए पोर्टोनोवा का युद्ध जो हो जाएगा द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ था। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 1857 के विद्रोह की असफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। देखिए इनमें से जो हो जाएगा कौन कौन कारण होगा, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। देखिए 1857 के विद्रोह में सभी वर्ग इसमें शामिल नहीं हुए थे। देखिए सही कथन है। पुराने हथियार और उपकरण था, सही है। भारतीय में एकता की कमी था। देखिए सभी के सभी कथन सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा 21 नंबर का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 1, 2, 3। फिर 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की प्रमुख संस्थापक कौन थी। देखिए अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की प्रमुख संस्थापक जो हो जाएगा मार्गरेट कजिन्स थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े भारत के पहले मार्क्सवादी इतिहासकार कौन थे। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़े भारत के पहले मार्क्सवादी इतिहासकार जो हो जाएगा के.एम. अशरफ थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। के.एम. अशरफ। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है सेंडलर यूनिवर्सिटी कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन सही है। देखिए सेंडलर यूनिवर्सिटी कमीशन का गठन 1917 ईस्वी में हुआ था। देखिए सेंडलर यूनिवर्सिटी कमीशन का गठन जो हो जाएगा 1917 ईस्वी में हुआ था। इसकी नियुक्ति 1917 में भारत में माध्यमिक शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने के लिए की गई थी। देखिए ये सही कथन है। फिर कहता है इसने पूरे भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के समन्वय के लिए एक शिक्षा बोर्ड की गठन की सिफारिश किया था। देखिए ये भी कथन सही है। इसका दोनों का दोनों कथन सही है। उसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय प्रेस अधिनियम 1910 से संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए 1910 के संबंध में भारतीय प्रेस अधिनियम में कौन सा कथन सही होगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसे भारतीय प्रेस से राष्ट्रवादी एवं उपनिवेश विरोधी विचारों को दबाने के लिए लागू किया गया था, जिसके तहत समाचार पत्रों से भारी सुरक्षा जमा राशि मांगी गई थी। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बायोगैस के निर्माण की प्रक्रिया का उपयुक्त वर्णन करता है। देखिए बायोगैस के निर्माण की प्रक्रिया को उपयुक्त वर्णन जो हो जाएगा इसका निर्माण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्मजीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय पाचन के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन कहता है जैविक ऑक्सीजन मांग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन सही है। देखिए यह जल में कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने के लिए वायवीय सूक्ष्मजीवों द्वारा आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है। देखिए सही कथन है। जल में बीओडी का उच्च स्तर कार्बनिक प्रदूषण के निम्न स्तर और जल की उच्च गुणवत्ता का संकेत देता है। देखिए ये गलत कथन है। देखिए जब जल में बीओडी का उच्च स्तर होगा तो जल की उच्च गुणवत्ता का संकेत नहीं देगा, निम्न गुणवत्ता का संकेत देगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर 28 नंबर क्वेश्चन देखते कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन खाद्य श्रृंखला की विशेषता का उपयुक्त वर्णन करता है। तो देखिए इसका उपयुक्त वर्णन जो हो जाएगा यह जीवों के एक रैखिक अनुक्रम का प्रतिनिधित्व करता है, जहां प्रत्येक जीव का उपयोग अगले उच्च पोषण द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा इन सूटू संरक्षण का उदाहरण है। देखिए इन सीटू संरक्षण का उदाहरण जो हो जाएगा इनमें से
ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। किसी प्रजाति के प्राकृतिक आवास की रक्षा के लिए वन्यजीव का अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। फिर 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लेंटिक जल पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। देखिए लेंटिक जल पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा इनमें से जो हो जाएगा तालाब, कच्छ और दलदल। देखिए उपर्युक्त सभी हो जाएगा 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फिर 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी देश के संविधान के प्राथमिक उद्देश्य को सबसे बेहतर तरह से दर्शाता है। देखिए किसी देश के संविधान के प्राथमिक उद्देश्य को सबसे बेहतर तरह से जो हो जाएगा, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फिर 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यसभा की शक्ति लोकसभा के बराबर है। देखिए राज्यसभा की शक्ति लोकसभा के बराबर जो हो जाएगा राष्ट्रपति का चुनाव और महाभियोग, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेशों को मंजूर करना। देखिए दोनों के दोनों में बराबर है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है साधारण विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए साधारण विधेयक जो हो जाएगा इसे लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। देखिए सही कथन है। इसे राष्ट्रपति के सिफारिश से प्रस्तुत किया जाता है, ये गलत कथन है। देखिए साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की सिफारिश लेना उतना जरूरी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कहता है कौन सा कथन सही है। इसे केवल संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जा सकता है। देखिए सही कथन है। इसमें लोकसभा में इसे पारित करने के कारणों का उल्लेख नहीं किया जा सकता है, ये भी सही कथन है। देखिए दोनों के दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। कहता है संसद में लंबित विधेयकों पर सत्रावसान का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए सत्रावसान का प्रभाव जो हो जाएगा सभी लंबित विधेयक अगले सत्र में ले जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि संसद सत्र के दौरान कोरम पूरा नहीं होता है तो क्या होता है। देखिए कोरम का चर्चा संविधान के अनुच्छेद 100 में है। यदि कोरम पूरा नहीं होगा तो अध्यक्ष या सभापति बैठक स्थगित कर देता है या बैठक को निलंबित कर देता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अटॉर्नी जनरल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन अटॉर्नी जनरल के संबंध में सही है। अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है। देखिए सही कथन है। इसकी नियुक्ति भारत के संसद द्वारा की जाती है, ये गलत है। देखिए अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के संसद द्वारा नहीं राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। केवल एक कथन सही था। आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। कहता है भारतीय संसद में निम्नलिखित में से किस निर्णय के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। देखिए साधारण बहुमत की आवश्यकता जो हो जाएगा नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना में पड़ता है, संसद में प्रक्रिया के नियमन में पड़ता है, संसद में कोरम में पड़ता है। 1 2 3 इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। देखिए स्वतंत्रता की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित जो हो जाएगा संयम का अभाव करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष का कार्य नहीं है। देखिए लोकसभा अध्यक्ष का कार्य जो हो जाएगा प्रश्न और प्रस्तावों को स्वीकृता पर निर्णय लेना, यही कार्य नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को विशेष प्रावधान प्रदान किया गया। देखिए दिल्ली को 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा विशेष प्रावधान दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। फिर 42 नंबर क्वेश्चन कहता है ज्योति तीव्रता को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली एसआई आधार इकाई क्या है। देखिए ज्योति तीव्रता को मापने के लिए लक्स का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि निकायों की प्रणाली पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करता है तो प्रणाली की कुल रैखिक गति स्थिर रहती है। इस कथन द्वारा किस सिद्धांत का वर्णन किया गया है।
देखिए इस कथन द्वारा जो हो जाएगा संवेग संरक्षण के नियम का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस स्थिति में किसी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। देखिए किसी बल द्वारा किया गया कार्य जो हो जाएगा, एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है तथा दीवार विस्थापित नहीं होता है, यह कार्य जो हो जाएगा बल द्वारा शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्लासियस के ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम का सही वर्णन करता है। देखिए क्लासियस के ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम का वर्णन जो हो जाएगा, बाह्य कार्य के बिना ठंडे पिंड से गर्म पिंड में ऊष्मा हस्तांतरित करना असंभव है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है मायोपिया नामक दृष्टि दोष का मुख्य कारण क्या है। देखिए मायोपिया नामक दृष्टि दोष का मुख्य कारण जो हो जाएगा, नेत्र गोलक बहुत लंबा होता है जिससे प्रकाश रेटिना के सामने केंद्रित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन पैरामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है। देखिए पैरामैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण इनमें से जो हो जाएगा एल्यूमिनियम, लिथियम और मॉलिबेडियम, ये तीनों जो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक का उदाहरण है। लेकिन निकेल जो हो जाएगा चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। 1, 2, 4 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है विद्युत माप में शंट का मुख्य उपयोग क्या है। देखिए विद्युत माप में शंट का मुख्य उपयोग जो हो जाएगा, यह किसी सिस्टम या घटक के धारा को विचलित करने के लिए उपयोग किया जाता है ताकि अधिक धारा से बचा जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन गैर ओमिक प्रतिरोध से संबंधित है। देखिए गैर ओमिक प्रतिरोध से जो हो जाएगा डायोड बल्ब का प्रतिरोध, ट्रायड बल्ब का प्रतिरोध, ये दोनों संबंधित है। 2, 3 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कैथोड किरण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ठीक, कूट का प्रयोग करने के लिए कह रहा है। देखिए कैथोड किरणें ऋणात्मक रूप से आवेशित होते हैं। देखिए ये सही कथन है। कैथोड किरणें सीधी रेखाओं में यात्रा करती है और उन्हें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्रों से द्वारा विक्षेपित किया जा सकता है, ये भी कथन सही है। फिर कहता है ये किरणें उस पदार्थ को ठंडा करती है जिस पे वे गिरती है, ये गलत कथन है। 1 और 2 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है असमानुपात अभिक्रिया का सही परिभाषा क्या है। देखिए असमानुपात अभिक्रिया का सही परिभाषा जो हो जाएगा, एक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ एक साथ ऑक्सीजन और ऑक्सीकरण और अपचयित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 51 नंबर क्वेश्चन देख लिए। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है वनस्पति तेल से घी बनाने के लिए हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया में आमतौर पर किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। देखिए उत्प्रेरक जो हो जाएगा वनस्पति तेल बनाने में निकेल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब 53 नंबर क्वेश्चन कहता है चार्ल्स के नियम के अनुसार जब गैस का तापमान बढ़ता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह मानते हुए दाब स्थिर है। देखिए जब गैस का तापमान बढ़ता है चार्ल्स के नियम के अनुसार तो आयतन अनुपातिक रूप से बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है रसायन विज्ञान में एक्वारेजिया का मुख्य उपयोग क्या है। देखिए एक्वारेजिया का मुख्य उपयोग जो हो जाएगा सोने और प्लेटिनम जैसी धातुओं को घोलने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है फ्लिंट गिलास की एक प्राथमिक विशेषता क्या है जो इसे अन्य प्रकार के गिलास से अलग करती है। तो इसका एक विशेषता जो हो जाएगा यह अत्यधिक पारदर्शी होता है और इसका अपवर्तनांक उच्च होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है चमकदार पेंट की मुख्य विशेषता क्या है। देखिए चमकदार पेंट की मुख्य विशेषता जो हो जाएगा यह प्रकाश के संपर्क में आने के बाद अंधेरे में प्रकाश उत्सर्जित करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है। देखिए थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण जो हो जाएगा इनमें से हो जाएगा पॉलीएथिलीन और टेफ्लॉन है। 1 और 2 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब 58 नंबर क्वेश्चन देखते कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गुण नियोप्रीन की मुख्य विशेषता है। देखिए नियोप्रीन की मुख्य विशेषता जो हो जाएगा यह ऑक्सीकरण और रसायनों के प्रति प्रबल प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 59 नंबर क्वेश्चन देखते कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच परावैंगनिक किरणों को काट सकता है। देखिए परावैंगनिक किरणों को जो हो जाएगा क्रूक्स कांच काट सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
60 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में प्लास्टिड का कार्य है। देखिए पादप कोशिका में प्लास्टिड का कार्य जो हो जाएगा यह प्रकाश संश्लेषण और वर्णों का भंडारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है राइबोसोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए राइबोसोम जो हो जाएगा यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, सही कथन है। यह मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड में एनकोड की गई जानकारी का अनुवाद करता है। दोनों का दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन सही है। देखिए इसमें जीव का विकास, जीवित रहने और प्रजनन के लिए आवश्यक निर्देश शामिल होते हैं, सही कथन है। इसमें स्वयं की प्रतिकृति बनाने या उसकी प्रतिलिपि बनाने की क्षमता होती है, सही है। देखिए दोनों के दोनों कथन सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, 1 एंड 2 दोनों। 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कलर ब्लाइंडनेस एक आनुवंशिक विकार है जो मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस रंग के बीच अंतर करने में कठिनाई का कारण होता है। देखिए लाल और हरा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। देखिए कलर ब्लाइंडनेस में लाल और हरा सही से दिखाई नहीं देता है। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल आयोडीन बनाने में उपयोग किया जाता है। देखिए आयोडीन बनाने में जो हो जाएगा लेमिनेरिया और फ्यूकस, यह दोनों शैवाल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, 1 और 2। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है जैविक क्षमता किसी जीव की अधिकतम क्षमता को संदर्भित करती है। देखिए जैविक क्षमता जो जगह किसी जीव की अधिकतम क्षमता को जो जगह इष्टतम पर्यावरणीय या पारिस्थितिकी में प्रजनन करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है रक्त प्लेटलेट्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए इनमें से जो हो जाएगा रक्त प्लेटलेट्स के संबंध में इनमें नाभिक नहीं होता है, सही कथन है। या पीलिहा में मर जाता है, ये भी सही कथन है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, सही है। देखिए तीनों का तीनों कथन सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, 1 2 3। अब 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एपिडर्मिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए एपिडर्मिस जो हो जाएगा त्वचा के बाहरी परत जो सुरक्षा प्रदान करती है और पानी की कमी को नियंत्रित करती है, यही कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित युग्मों का सही मिलान करें। देखिए ऋग्वेद में स्रोत और मंत्र दिए गए हैं, देखिए यही मिलान सही है। सामवेद में मधुर स्रोत और संगीत का वर्णन है, ये भी सही है। यजुर्वेद में मंत्र और जादू है, ये भी सही है। अर्थवेद में अनुष्ठान और बलिदान की संबंधित है, यही सही है। देखिए चारों का चारों मिलान सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका ऑप्शन नंबर ए नहीं, यही समझ लीजिए चारों का चारों इसका मिलान सही है। सॉरी दोस्त, चारों का चारों ऑप्शन सही नहीं है, फिर से देख लेते हैं। देखिए ऋग्वेद में स्रोत और मंत्र का वर्णन है, सामवेद में मधुर स्रोत और संगीत का वर्णन है, यजुर्वेद में अनुष्ठान और बलिदान का वर्णन है, अर्थवेद में मंत्र और जादू का वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब यह सही मिलान हो गया। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजशाही राज्य है। देखिए राजशाही राज्य जो हो जाएगा, कहता है सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए अंग, गंधर्व और मत्स्य, यह तीनों राजशाही राज्य था, 1 2 3 इसका सही आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है महायान बौद्ध धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन सही है। देखिए महायान या बुद्ध की दिव्यता और बुद्ध के मूर्ति पूजा में विश्वास करता था, सही है। उप संप्रदाय में योगाचार तथा माध्यमिक शामिल है, देखिए दोनों का दोनों कथन सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 2 दोनों। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है अनेकावंत शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए अनेकावंत शब्द जो हो जाएगा यह जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है सातवाहनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए उन्होंने अधिकतर सोने के सिक्के जारी किए थे, ये सातवाहन के संबंध में गलत कथन है। वे ब्राह्मण समुदाय का हिस्सा था, ये सही है। देखिए सातवाहन वंश जो था वह सोने के सिक्के नहीं, अधिकतर वह सीसा के सिक्के जारी किए थे।
अगर शीशा रहता तो यह भी कथन सही रहता। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, केवल कथन 2। अब 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन करेवा के सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखिए करेवा का सबसे अच्छा वर्णन जो हो जाएगा वह करता है, ये हिमनद मिट्टी और अन्य सामग्रियों के मोटे जमाव है जो हिमोड के साथ अंतर्निहित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन हेलोक्लाइन के सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है। देखिए हेलोक्लाइन को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित जो हो जाएगा, महासागर में एक परत जहां गहराई के साथ लवणता में तीव्र परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है शील्ड ज्वालामुखी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है ये पृथ्वी पर सबसे बड़े ज्वालामुखी है। देखिए सही कथन है। हवाई ज्वालामुखी इसके सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है। देखिए दोनों के दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है किस प्रकार का ज्वालामुखी विस्फोट के कारण डेक्कन ट्रैप संरचना बनी है। देखिए डेक्कन ट्रैप संरचना जो हो जाएगा बाढ़ के कारण बनी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा टिलाइट का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखिए टिलाइट का अच्छा वर्णन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। हिमनदीय निक्षेपों से निर्मित एक प्रकार की चट्टान जो सघन एवं सीमेंट युक्त मिट्टी से बनी होती है। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है मध्य महासागरीय कटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन सही है। यह पृथ्वी की सतह पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, यद्यपि यह समुद्री जल में डूबी हुई है। देखिए ये सही कथन है। शिखर पर दरार प्रणाली तीव्र ज्वालामुखी गतिविधियों का क्षेत्र है। सही कथन है। देखिए दोनों का दोनों कथन सही है। इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं सी नंबर सही आंसर होगा। अब 79 नंबर क्वेश्चन कहता है ध्रुवीय पलायन बल शब्द किससे संबंधित है। देखिए ध्रुवीय पलायन बल शब्द का संबंध जो हो जाएगा पृथ्वी की परिक्रमा से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है ओरोजेनिक प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही है। देखिए यह तीव्र वलय के माध्यम से पर्वत निर्माण है जो पृथ्वी के पपरी के लंबे संकीर्ण विस्तार को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ओरोजेनिक प्रक्रिया का संबंध इसी से है। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा निक्षेपण भू आकृति का हिस्सा है। देखिए भू आकृति का हिस्सा है। जलोढ़ पंख और डेल्टा यह दोनों जो हो जाएगा भू आकृति का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कारक तापमान वितरण को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है। देखिए तापमान वितरण को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार जो हो जाएगा इनमें से समुद्र से दूरी सही है, स्थान की ऊंचाई ये भी सही है, स्थान का अक्षांश ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 1 2 3। अब 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है पृथ्वी पर भूमध्य रेखा की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उच्चतम तापमान का अनुभव होने का मुख्य कारण है। देखिए उसका मुख्य कारण जो हो जाएगा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की तुलना में बादल कम होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कारक हवा के वेग और दिशा को प्रभावित करता है। देखिए हवा के वेग और दिशा के प्रभावित जो हो जाएगा दाब प्रवणता बल करता है, घर्षण बल करता है, कोरोलिस बल करता है। तीनों करता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 1 2 3। अब 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन सही है। 11वां भारत गौरव पुरस्कार सुपर 30 पटना के आनंद कुमार को दिया गया। सही कथन है। यह पुरस्कार जो हो जाएगा युवा संस्कृति युवा संस्था द्वारा दिया जाता है। दोनों का दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है हाल ही में चर्चा में रहा गढ़ी बांध बिहार के किस जिले में है। देखिए गढ़ी बांध जो हो जाएगा बिहार के जमुई जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है हाल ही निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 2024 सियोल दक्षिण कोरिया में आयोजित किया गया था। यह देखिए सही कथन है। इस विश्व कप में पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा में बिहार के प्रियांश ने स्वर्ण पदक जीता। यह भी सही कथन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 1 और 2 आगे देखते हैं।
88 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन सही है। बिहार ने अप्रैल 2024 में मिशन दक्ष शुरू किया था। देखिए मिशन दक्ष का शुरुआत बिहार ने अप्रैल 2024 नहीं, दिसंबर 2023 में किया था शुरू। फिर कहता है इस योजना, इसलिए कथन एक गलत हो गया। इस योजना का उद्देश्य राज्य भर में कक्षा 3 से 8 के कमजोर छात्रों को हिंदी, गणित और अंग्रेजी के विशेष कक्षाएं प्रदान करना है। सही कथन है। इस योजना के पीछे मुख्य विचार छात्रों की स्कूल छोड़ने की दर को कम करना है। सही कथन है। कथन 2 और 3 सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में आंध्र प्रदेश की राज्य विधानसभा अध्यक्ष ने दल बदल विरोधी कानून के तहत 8 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में दल बदल विरोधी से संबंधित है। देखिए दल बदल जो हो जाएगा 10वीं अनुसूची में संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है। देखिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन का अधिनियम का उद्देश्य कहता है कौन सा कथन सही है। भारत में विदेशी मुद्रा बाजार का विकास और रखरखाव। सही कथन है। विदेशी मुद्रा या विदेशी सुरक्षा से जुड़े लेन देन की सुविधा दोनों होने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 1 और 2 दोनों कथन सही होगा। अब 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है हाल ही में भारत ने अपनी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को संशोधित किया। कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कहता है कौन सा कथन सही है। कार्बन क्रेडिट 1 मीट्रिक टन कार्बन ऑक्साइड के बराबर होता है। सही कथन है। कार्बन क्रेडिट और ट्रेडिंग सिस्टम कैप एंड ट्रेड मॉडल पर आधारित है। सही कथन है। देखिए दोनों का दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार 2023 में भारत में कृषि आयात में वनस्पति तेल, दालें और फल कितने प्रतिशत होंगे। देखिए वनस्पति तेल, दाल और फल जो हो जाएगा 72.1% होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में हिंदू कुश पर्वत पर अल्पेंगलो का अनुभव हुआ। अल्पेंगलो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सत्य है। देखिए अल्पेंगलो इनमें से जो हो जाएगा यह पहाड़ों में एक सूक्ष्म दृश्यमान प्रकाश प्रवाह है। सही कथन है। यह चमक चट्टान से परावर्तित होने वाले प्रकाश के कारण होती है। ये गलत कथन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के कोप 28 में चक्रवातों के खिलाफ बचाव के रूप में मैंग्रोव का उल्लेख किया गया। मैंग्रोव में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई गई है। देखिए मैंग्रोव में जो हो जाएगा प्रजनन की विविपरेटी विधि सही है। न्यूमेटोफोर की उपस्थिति सही है। सिल्ट जड़ों की उपस्थिति। देखिए मैंग्रोव में तीनों विशेषता पाई जाती है। इसका तीनों कथन सही हो गया। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एवं रैपिड क्रेडिट फैसिलिटीज किस संगठन के ऋण प्रावधानों से जुड़े हैं। देखिए रैपिड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटीज जो हो जाएगा यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है देखिए यह कूट दिया गया। कहता है कौन सा सही है। भारत सरकार 2047 तक लागत प्रभावी हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्राप्त करने की योजना बना रहा है। हरित हाइड्रोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन सही है। इसका उपयोग सीधे आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में किया जा सकता है। सही कथन है। इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिश्रित करके ऊष्मा या बिजली उत्पादन के लिए ईंधनों का रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सही कथन है। इसका उपयोग हाइड्रोजन ईंधन सेल को रूप में वाहनों को चलाने के लिए किया जा सकता है। तीनों का तीनों कथन सही है। इसका देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 1 2 3। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है दीपोर विल वेटलैंड को बढ़ते अपशिष्ट के कारण पारिस्थितिकी संकट का सामना करना पड़ रहा है। यह वेटलैंड निम्न में से किस राज्य में स्थित है। देखिए दीपोर बिल वेटलैंड जो हो जाएगा यह असम में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कंपनी भारत जीपीटी लॉन्च करने जा रही है। देखिए भारत जीपीटी जो हो जाएगा
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया जा रही है। ऑप्शन नंबर डी ये इसका सही आंसर होगा। अब 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है हाल ही में, देखिए 99 नंबर क्वेश्चन में कथन और कूट दिया गया है, देख लेते हैं। कहता है कथन बाद में देख लेंगे। ऑप्शन कहता है हाल ही में समक्का सरलम्मा यात्रा उत्सव मनाया गया। क्या समक्का सरलम्मा यात्रा महोत्सव मनाया गया? समक्का सरलम्मा यात्रा उत्सव के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन सही है? यह देवी देवताओं को सम्मान का उत्सव और लोग बारंगम चढ़ाते हैं, सही कथन है। इसका आयोजन केरल में प्रत्येक 2 साल में किया जाता है, ये गलत कथन है। देखिए इसका आयोजन केरल में नहीं, तेलंगाना में प्रत्येक 2 साल में किया जाता है। अब फिर कहता है ये कथन गलत हो गया। कोया जनजाति के पुजारी देवी देवता सभी अनुष्ठान करते हैं, ये सही है। देखिए इसका कथन 1 और 3 सही आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, 1 और 3। 100 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में NB8 ने भारत का दौरा किया। NB8 निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल है? देखिए NB8 में कुल 8 देश शामिल है, जिसमें डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, लताविया, लिथुआनिया, नॉर्वे और स्वीडन शामिल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 101 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में खबरों में रहा बोल्ट टाइफून निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए बोल्ट टाइफून जो हो जाएगा साइबर हैकिंग समूह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 102 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में निम्नलिखित में से किस न्यूरोटेक कंपनी ने पहली बार मानव मस्तिष्क में कंप्यूटर चिप प्रत्यारोपित किया? देखिए न्यूरोटेक कंपनी ने पहली बार मानव मस्तिष्क में कंप्यूटर चिप का प्रत्यारोपण हो जाएगा न्यूरालिंक द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है हाल ही में माखा बूचा त्यौहार मनाया गया। माखा बूचा त्यौहार के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन गलत है? देखिए इनमें से कह रहा है कौन सा ऑप्शन गलत है? देखिए इनमें से जो कह रहा है कौन सा गलत है। देखिए माखा बूचा त्यौहार जो हो जाएगा यह तीसरे चंद्र महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। देखिए ये कथन सही है, इसलिए यह गलत नहीं है। यह थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया में मनाया जाता है, यहाँ तक यह भी सही है, लेकिन यह अधिकांश बौद्धहीन अन्य बौद्ध धर्म को पालन करते हैं, ये गलत कथन है। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। केवल 2 कथन है गलत है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा यह अधिकांश बौद्ध जो हो जाएगा थेरावाद बौद्ध धर्म का पालन करते थे। आगे देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में सूसा चिनेसिस को समाचारों में देखा गया, यह एक प्रकार का है। देखिए सूसा चिनेसिस जो हो जाएगा एक प्रकार का डॉल्फिन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 105 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में INS संध्याक को कमीशन किया गया, यह किस तरह के जहाज है? देखिए INS संध्याक जो हो जाएगा यह सर्वेक्षण पोत जहाज है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 106 नंबर क्वेश्चन कहता है एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस राज्य में लॉन्च किया गया? यह उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 107 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित निम्नलिखित में से किस देश के बीच होमलैंड सुरक्षा वार्ता आयोजित किया गया? देखिए होमलैंड सुरक्षा वार्ता का आयोजन दिल्ली में हुआ, यह भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 108 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से क्या तात्पर्य है? नीति निर्माण निर्णयों में भागीदारी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है आधार क्षरण और लाभ हस्तांतरण शब्द का उल्लेख प्रायः निम्नलिखित में से किससे के संदर्भ में किया जाता है? देखिए आधार क्षरण और लाभ हस्तांतरण शब्द का उल्लेख जो हो जाएगा कर विनिमय में अंतराल और विसंगति को लाभ उठाने के लिए बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा अपनाई गई रणनीति है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 110 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? कथन नंबर 1 कह रहा है भारत का पहला एकीकृत सार्वजनिक क्षेत्र का स्टील प्लांट राउरकेला इस्पात संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया, यही गलत कथन है। देखिए राउरकेला इस्पात संयंत्र का स्थापना जो जगह सोवियत संघ से सहयोग से नहीं किया गया, या इसकी स्थापना पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से किया गया। ऑप्शन नंबर ए एक ही इसका सही आंसर होगा, यही कथन गलत है। बाकी तीनों कथन देख लेते हैं। सलेम स्टील प्लांट भारत में स्टेनलेस स्टील का प्रमुख उत्पादक है, सही कथन है।
महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है, ये भी सही कथन है। विशाखापत्तनम स्टील प्लांट राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड एक ही एक इकाई है। ये तीनों के तीनों कथन सही है। कथन नंबर 1 ही इसका गलत था। अब 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? अभी तुरंत देखे हैं, जर्मनी के सहयोग से की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 112 नंबर क्वेश्चन कहता है नवरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? देखिए नवरत्न की अवधारणा जो हो जाएगा यह चयनित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 113 नंबर क्वेश्चन कहता है आबिद हुसैन समिति किससे संबंधित थी? देखिए आबिद हुसैन समिति का संबंध जो हो जाएगा यह ऊर्जा क्षेत्र में सुधार से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्त 113 का आंसर हो जाएगा आबिद हुसैन समिति का संबंध हो जाएगा लघु एवं मध्यम उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब कहता है जिस मूल्य पर सरकार किसानों से खाद्यान्न खरीदती है उसे कहते हैं। देखिए उसे जो हो जाएगा न्यूनतम समर्थक मूल्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, जिसे एमएसपी कहा जाता है। 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी संस्था खाद्यान्नों की न्यूनतम समर्थक मूल्यों की संस्तुति करता है? देखिए न्यूनतम समर्थक मूल्यों की संस्तुति जो हो जाएगा कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा की जाती है, जिसे इंग्लिश में CSCP कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 116 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा संगठन गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी देता है? देखिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी जो हो जाएगा आर्थिक मामलों के कैबिनेट समिति द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 117 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में कृषि आय पर कर लगाने का अधिकार किसके पास है? देखिए कृषि आय पर कर लगाने का अधिकार जो हो जाएगा राज्य सरकार के पास है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 118 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक देश कौन सा है? देखिए सब्जी उत्पादक देश विश्व में सबसे पहला स्तर पर चीन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 119 नंबर क्वेश्चन कहता है समावेशी विकास के लिए क्या आवश्यक है? देखिए समावेशी विकास के लिए जो जगह बुनियादी सुविधाओं का विकास सही है, कृषि का पुनरुद्धार भी सही है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि। देखिए सभी के सभी कथन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 120 नंबर क्वेश्चन अब देख लेते हैं। कहता है पूंजी निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए कहता है इनमें से सही उत्तर का चयन करें। पूंजी निर्माण की प्रक्रिया बचत और वित्तीय संस्थानों की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है, सही कथन है। पूंजी निर्माण में निवेश एक महत्वपूर्ण कारक है, दोनों के दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 121 नंबर क्वेश्चन कहता है मौर्य काल में संचार थे। देखिए मौर्य काल में संचार जो हो जाएगा भ्रमण करने वाले गुप्त एजेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 122 नंबर क्वेश्चन कहता है चंद्रगुप्त के दुश्मनों के खिलाफ चाणक्य की रणनीति का विस्तार से वर्णन निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया गया? देखिए यह पुस्तक जो हो जाएगा मुद्रा राक्षस में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 123 नंबर क्वेश्चन कहता है पाटलिपुत्र को किस भाषा में पाली ब्रोथा कहा जाता था? देखिए पाली ब्रोथा जो जगह ग्रीक भाषा में कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 124 नंबर क्वेश्चन कहता है जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त ने संलेखन का अभ्यास किया दक्षिण भारत के किस पहाड़ी पर उसकी मृत्यु हुई? देखिए दक्षिण भारत के चंद्रगिरी पहाड़ी पर उसकी मृत्यु हुई। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 125 नंबर क्वेश्चन कहता है बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं नहीं मांगी थी? देखिए एंटियोकस प्रथम से यह तीनों के तीनों वस्तु मांगी थी। इसका आंसर हो जाएगा उनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। देखिए बिंदुसार ने एंटियोकस से यह तीनों मांगी थी, मीठी मदिरा, सूखे अंजीर और दार्शनिक, लेकिन उन्होंने दार्शनिक को छोड़कर यह दोनों वस्तुएं भेजे थे। 126 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन अशोक की मुख्य रानी थी? देखिए अशोक की मुख्य रानी कह रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा असंघमित्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। मुख्य रानी अशोक की असंघमित्रा थी। 127 नंबर क्वेश्चन कहता है चारुमती निम्नलिखित में से किस तरह से अशोक से संबंधित थे? देखिए चारुमती जो हो जाएगा बेटी थी अशोक की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर आगे देखते हैं 128 नंबर क्वेश्चन कहता है अशोक के शासनकाल में कितने प्रांत थे? देखिए अशोक के शासनकाल तक
6 प्रांत हो गए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सॉरी दोस्त, 5 प्रांत होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंठ शोधन मौर्य काल के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित था। देखिए कंठक शोधन जो हो जाएगा आपराधिक न्यायालय से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 130 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन शिलालेख बिहार के कर्नाट के संबंध शासन के बारे में जानकारी देता है। देखिए कर्नाट वंश के बारे में जानकारी जो हो जाएगा सिमराव स्तंभ शिलालेख सही है। अंधरा ठाठी स्तंभ शिलालेख ये भी सही है। प्रताप मल्ला शिलालेख ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा प्रयुक्त सभी। 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है धारवाड़ चट्टान बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है। देखिए धारवाड़ चट्टान जो हो जाएगा बिहार के मुंगेर जमुई और नवादा सभी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है बिहार में निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच तेथिस सागर में जमा तलछट के ऊपर की ओर बढ़ने से बनी है। तो इसका आंसर होगा तृतीयक चट्टान है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है बिहार की निम्नलिखित में से किस मिट्टी को लाल और पीली मिट्टी कहा जाता है। देखिए लाल और पीली मिट्टी जो हो जाएगा बलथर मिट्टी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 134 नंबर क्वेश्चन कहता है फरियानी धार और धेमना धार निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। देखिए फरियानी धार और धेमना धार कोसी की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 135 नंबर क्वेश्चन कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में अनुसूचित जाति की सबसे कम आबादी निवास करती है। तो शिवहर जिले में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 136 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार का पहला कृषि रोड मैप किस वर्ष लॉन्च किया गया था। देखिए बिहार का पहला कृषि रोड मैप जो हो जाएगा 2008 में लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। फिर 137 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान किस जिले में स्थित है। देखिए बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान जो हो जाएगा भागलपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 138 नंबर क्वेश्चन देखते कहता है 20 जनवरी 1913 को बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बिहार के किस स्थान पर हुई थी। देखिए बिहार के बोकीपुर में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 139 नंबर क्वेश्चन कहता है पटना उच्च न्यायालय की आधारशिला किस वायसराय ने रखी थी। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा रखी गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय रांची से पटना किस वर्ष स्थानांतरित किया गया था। देखिए रांची से पटना का स्थानांतरण जो हो जाएगा बिहार लोक सेवा आयोग का 1951 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फिर देखते हैं आगे 141 नंबर क्वेश्चन यह मैथ का क्वेश्चन है। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है उसको ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं उसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 143 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 144 का आंसर देखते हैं 144 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 50:1। 145 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12। 146 देखते हैं 146 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 147 देखते हैं 147 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 52%। 148 देखिए नाव एवं धारा का क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 6 घंटे। 149 देखते हैं 149 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 630। आगे देखते हैं 150 नंबर क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इस प्रकार हम लोग 70वीं बीपीएससी पीटी का खान जीएस रिसर्च सेंटर का सेट नंबर 17 देख लिए। दोस्तों यह सेट जो हो जाएगा क्लास का सेट था। अगर आप लोग सेट नंबर 16 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट उपलब्ध है वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।